हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो जीडीसी का पेपर है और अभी आज ही हुआ है आप लोगों का पेपर। और पेपर को देखने के बाद में ये लगा कि ये पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, हम इसको मॉडरेट टू टफ में कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि प्रश्न को खासतौर से सोशियोलॉजी वाले पार्ट में इन्होंने थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है, थोड़े से नए प्रश्नों को लगाने की कोशिश की है। और नए प्रश्न का जो तात्पर्य है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा उसको कूट में बनाने की कोशिश की कि इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, ऐसा करके। बाकी जीएस का पेपर जो है वो पूरा का पूरा जैसे इनका पुराना पैटर्न रहता है उसी पर एस्टेज है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट इसके आंसर को कि इसमें कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुलतई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। ठीक है, तो ये जो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो छात्रों होगा ताप्ती। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है इसको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 52 और राष्ट्रपति नाम ले लिया, तो कई लोग इसको कंफ्यूज किए होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को जो है राष्ट्रपति है तो 52 में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। एक्चुअल में होता क्या कि 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसकी बात की गई, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 51 है मौलिक कर्तव्य, ये एकदम बिल्कुल हाईलाइटेड है, बाद में जोड़ा गया है। 154 राज्यपालिका की कार्य जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये सब बहुत पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन है। इनको मतलब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करने चाहिए। ठीक है, और इनकी सब की पूरे क्वेश्चनों की, इस प्रकार के प्रश्नों की पूरी जो टेस्ट सीरीज कराई गई थी उस पूरी टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के प्रश्न है। लगभग मतलब मान के चलिए कि 60 से 70 जो है प्रश्न जो है वो आपको डायरेक्टली जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें से मिल जाते हैं। देखिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण, तो ये भी आपको जो जीएस में पढ़ाया गया तो उसमें सीधा सीधा ये है, और ये आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, और उसके बाद में एंट्रोपी के संदर्भ में अगर देखा जाए कि जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो कौन सा कथन सही होगा। जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगा, तंत्र की एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, वो घटने लगेगी, यानी यहाँ पर 2 नंबर केवल सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो आपकी घटने लगती है, यानी 4 नंबर में बी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए मराठों के संदर्भ में, तो मराठा जो चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कह रहा कि मराठाओं ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, तो छात्रों ये द्वितीय युद्ध नहीं है, तृतीय युद्ध है। ठीक है, द्वितीय युद्ध होकर के तृतीय युद्ध है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि 1526 और 1556 और उसके बाद में 1771 में ये पानीपत का तृतीय, तो यानी 1 नंबर तो सही है लेकिन 2 नंबर सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो बड़ी माइन्यूट किस्म की हैं, मतलब इसे होता क्या है कि प्रेशर में जब आप पेपर को करने लगते हैं तो वहां गड़बड़ी होने की संभावना बन जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बैलाडीला, बैलाडीला पहले मध्य प्रदेश में लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो बैलाडीला आपको पता है ये छत्तीसगढ़ की खान है। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं है। बाकी देखा जाए तो ये सब आपको सही मिलते हैं, चिकमंगलुरु कर्नाटक में, मयूरभंज उड़ीसा की, सिंहभूम झारखंड, ये बहुत हाईलाइटेड, और मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आपको किसी भी सूरत में गलत नहीं करना। तो यहाँ पर 6 का 1 नंबर जो है आपका बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये है, ये आपके आयरन ओर्स है। ठीक है, जो लोहे की खान है बहुत बड़ी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एक बच्चे से मैंने मंगाया हुआ है इस पेपर को, तो उन्होंने शायद भेजने में थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ करके बता देता हूँ। तो कि यहाँ पर क्या है कि एक बस है और उसमें 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 विद्यार्थियों की एक बस है और उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, यानी 50 विद्यार्थियों वाली औसत आयु 20 है। और फिर कह रहा है कि जब कंडक्टर को सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20 है, तो इसका मतलब 50 गुणे 20 कर देंगे तो 1000 आ गया। अब आपको पता है एक व्यक्ति बढ़ गया, यानी कंडक्टर बढ़ गया, तो व्यक्ति कितने हो गए, 51, और उनकी फिर जो औसत आयु थी वो कितनी बढ़ गई, यानी 21 वर्ष हो गई, वो भी 1 वर्ष बढ़ जाती। तो जब आप 21 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे छात्रों, तो 21 और 51 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाता है, 21 और 51। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 21 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी हो गया 71, यानी 107। और
1071 में से 1000 घटा देंगे तो 71 आ जाएगा। तो 71 जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 71 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो 71 देखा जाए तो ए नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक से स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 71 हो गया। अब भाई छात्रों अगला जो क्वेश्चन आ जाता कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g जो है वो भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार देता है। तो सही बात है, एक का जो जी नंबर है वो ये करता है कि आप कोई भी पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा कहता है। लेकिन जो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही बात है कि जो मादक द्रव्य व्यसन है उनके लिए भी अगर आप ऐसा कर सके तो ऐसा नहीं है, उसमें सब क्लॉज के अंदर में मना भी किया गया है। यानी एक जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पर। तो देखिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है कि जो मादक द्रव्य व्यसन का भी ये कर सके। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ये तो सही बात है लेकिन ये गलत, लेकिन यहाँ पे तो खुद ही कहा गया कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो नहीं पे फोकस करना है, तो इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे एक चित्र दिया गया है और चित्र में कुछ यहाँ पे रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से जो जोड़ने के बाद में कैसे कैसे नंबर बन रहे हैं। 46 है, 22 है, तो यहाँ पे 24 हो गया। फिर मतलब कौन कौन सा नंबर जोड़ करके और फिर क्या बन जाता है। अगर आप यहाँ देखिए 22, 24 और 46, 22 और 24 को जोड़ दीजिए तो 46 बन जा रहा है। ऐसे 42 और 27 को जोड़ दीजिए तो ये 69 बन जा रहा है। ऐसे 38 में 41 को जोड़ देंगे जब 41, तो यहाँ पर 79 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जिनके पास में होगा वो इजिली कर लेंगे, यानी यहाँ 41 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाइड्रोजन ईंधन जो सेल वाहन है निम्नलिखित में रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। तो जब हाइड्रोजन ईंधन चलता है तो वहाँ क्या अमोनिया निकलता है, मीथन निकलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है, जल निकलता है। तो जब हाइड्रोजन चलता है छात्रों तो वहाँ पर जल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बड़ा जो है हाईलाइटेड प्रश्न है। स्वराज पार्टी की बात, ईवीएस का बहुत अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, स्वराज पार्टी में कौन कौन से लोग, तो उसके महासचिव की बात की जाएगी, अध्यक्ष की बात की जाएगी, तो दोनों लोगों के नाम CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये हाईलाइटेड है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यानी 2 और 4, यानी यहाँ करेक्ट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए 2 कथन है और उनको आपको एक दूसरे का कारण देखे कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती। तो भाई डेल्टा और एक्वेरी, इसको मैंने बताया था 2 नदियां भारत की ऐसी हैं जो एक्वेरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। एक्वेरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी नदी किसी भ्रंश घाटी से होकर के आती है और सीधा ऐसे यहाँ पर ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, नदी, तो उसको हम कहते हैं एक्वेरी। लेकिन जब कोई नदी आती है जैसे गंगा हो गई, ठीक है, और इधर की महानदी है ना, ये कावेरी, तो ये नदियां क्या होती है कि ये अपने मुहाने पर क्या है फैल जाती है इस तरीके से। तो जब इनका पानी विस्तृत फैल जाता है तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो भाई ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक्वेरी करती, तो इसलिए अभिकथन ये तो गलत हो गया। या भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको देनी, यानी आर वाला सही हो गया, तो ए गलत और आर सही। तो अच्छा प्रश्न था, इसको आप इजिली कर सकते थे, तो यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्कॉटलैंड की बात की जा रही है। स्कॉटलैंड को ये लिखते हैं, लोन को ये लिखते हैं, लॉर्ड्स को ये लिखते हैं, डैन को ये लिखते हैं, सन को ये लिखते हैं। भाई ये छात्रों जिनको रीजनिंग आती है वो इजिली कर सकते हैं। इसके लिए तरीका ये होता है कि आप इनको आप लिख के चले जाइए। ठीक है, SCOTLAND स्कॉटलैंड लिख दीजिए और फिर उसके बाद उसके नीचे नंबर 1 2 3 4 5 है ना, और 6 7 8 इस तरीके से लिख दें। फिर उसके बाद लोन लिख दें, मतलब ये तरीका है, लोन लिख करके फिर 1 4 3 5 ऐसे लिख दें। फिर लॉट्स लिख दें, या लो TS लॉट्स लिख दें, फिर 8 1 2 4 लिख दें, फिर यहाँ पर डैन लिख दें। ठीक है, डैन लिख करके और 5 3 7 लिख दें, ये तरीका है। और उसके बाद में एक और भी है, सन भी है, SON, ठीक है, और सन लिख करके यहाँ पर 4 5 8 है। अब आप इनको नंबर 1 to 1 करके क्रॉस करते हुए चले जाइए। देखिए जैसे DAN है और SON है, कोई एक ऐसा, ये इसमें भी n है, इसमें भी n है, और ये 3 शब्द है यहाँ पर, ये 3 शब्द है, कोई ऐसा चीज है जो यहाँ पर कट रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी चीज है, 5 3 7 और यहाँ पर है 4 5 8 है।
तो यहाँ देखो ये 5 आपका कॉमन है, ये वाला 5 है यहाँ पर भी 5 है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हमको पता चल गया कि ये हमको 5 नंबर वाला क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये आप एक एक नंबर ऐसे क्रॉस करते हुए चलें। तो जब इनको सारे नंबर आप छात्रों क्रॉस करेंगे यानी 1 2, तो ये पता चलेगा कि सारे नंबर तो 1 2 3 4 सब तो कट जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 6 बच जाएगा। तो इसी आधार पे आपका ये 6 हो जाएगा। इसको लगा करके चेक करिएगा सभी लोगों को, मैंने ट्रिक बता दिया, इसी ट्रिक से आप सभी लोगों को करना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि ये कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना है प्रश्न को पढ़ते समय ही आपको टिक कर देना कि कौन सा नहीं है। यानी समानता का अधिकार जो बात करता है 14 से 18 सही बात है। शोषण विरुद्ध जो अधिकार हो 23 से 24, ठीक है, जो 23 आर्टिकल 23 और 24 है मजदूरी वाला और जो है 14 वर्ष से कम, तो 23 24 यहाँ तो 20 22 लिख दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। धार्मिक चेतना की बात की जाएगी ये सही है। शैक्षणिक वाला बात की जाएगी तो 29 से लेकर के 30, यानी ये सब सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 23 से 24 होना चाहिए। आसान प्रश्न, मतलब ये पॉलिटी के सबसे आसान प्रश्नों में से अगर इन प्रकार के जो भी दोनों पॉलिटी के प्रश्न अभी तक आए वो छात्रों बहुत ही आसान है। अगर आप इन प्रश्नों को गलत कर रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किए हैं, मतलब आप सीरियसली ही नहीं है अध्ययन को लेकर के, ठीक है, ये आप जाने रहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कभी भी प्रश्न जब आपको ये लग जाए कि हमको इस प्रकार के प्रश्न गलत हो रहे हैं और जो बहुत ही मतलब आसान टाइप के हैं, तो वहां पर आपको एक चीज जरूर ध्यान दें कि एक बार कायदे से जैसे अपने सब्जेक्ट को तैयार किया ऐसे जीएस को भी तैयार कर डालिए। जीएस का पूरा पार्ट हमारे द्वारा पूरी चीजें तैयार कराएगी और साथ ही साथ में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराएगी। तो जब सब कुछ है तो एक बार तो लगने की जरूरत है कि कम से कम यहाँ पर भी, और जो ये प्रश्न है इन प्रश्नों में अगर 30 प्रश्न है छात्रों, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 30 में 30, लेकिन आप 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। भैया आप देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पर देखिए एयर इंडिया, ये एरो इंडिया 2021 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत बेंगलुरु में है सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये बात गलत है। लगभग 14 देशों ने भाग लिया हुआ था छात्रों, यानी ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक नंबर सही है। ये कह रहा कौन सा कथन सही है, तो एक केवल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। कूट का प्रयोग, ऋग्वेद में 128 संस्करण है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इसको अष्टक कहा जाता है, तो इसको अष्टक नहीं कहा जाता, इसका मतलब केवल एक सही हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बनाए गए हैं वो बीएस राजू जी को बनाया गया है, तो ये आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसी में अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या। अगर मुद्रा संकुचित हो, देखिए एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन माने फैलना, यानी मुद्रा का प्रसार हो जाना, अर्थात मुद्रा का मूल्य गिर जाना, ठीक है, वस्तुओं के दाम बढ़ जाना, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ डिफ्लेशन पूछ रहा है, तो डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, यानी मुद्रा की कीमत जो है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, ये सब नहीं, मतलब यहाँ मुद्रा का मूल्य, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए ये भी इकोनॉमी वाले पार्ट में अच्छे से बताया गया, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2017 से 20 तक लड़के और लड़कियों का एक अनुपात नीचे दिया गया है 17 18 19 20, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 18 और 20 में लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो इसको भाई छात्रों लगाना पड़ता है, ठीक है, कि जैसे 1:1:3 है यहाँ पर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3:2 से, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3:2, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है जिनको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती है वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं, तो इसको समझाने वाला प्रश्न है, इसको बाद में समझाया जाएगा और या लगा कर भेजा जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा लगने के बाद में वो 3.2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जैसा दिया गया वैसा आ जाए कि 1.2 है तो यहाँ 4.1 हो गया तो STJ आ जाए, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर 3:2 हो जाएगा, 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित दिए गए कथन है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसका कारण है बलबन तुर्क के चहलगान का सदस्य था, तो सही बात है, उसको चालीसा दल का सरदार कभी हुआ करता था, ठीक है, उसकी काबिलियत के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी स्वाम भक्ति के ऊपर उसको चहलगानी में चालीसा दल में शामिल, तो क्यों शामिल कि उसकी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है कि जो उसकी योग्यता थी, कैपेबिलिटी थी, उसी के कारण ये था, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन ए और आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या, क्योंकि बलबन के बारे में आपने सुना होगा कि कभी दरबार में हंसते हुए नहीं जो है पाया गया, और वो शराब और जो है मदिरा
ठीक है, और इन सब नचनियों से, इन सब से दूर रहता था वो, तो उसकी योग्यता थी। तो जो बलबन था तुर्क चहलगान का सदस्य था। वो बात अलग है कि बाद में उसने जो है चहलगान को खत्म भी किया हुआ था, क्योंकि वो इन सरदारों वगैरह की बॉस बनना चाहता था, तो उसके अंदर में क्वालिटी थी। कुल मिलाकर के कथन और कारण ये दोनों सही है छात्रों। ये इतिहास का बढ़िया प्रश्न है, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कोई भी थोड़ा सा रीजनिंग भी लगाएगा तो कर ले जाता। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न लीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि अमाशय में कौन सा, भाई बहुत आसान प्रश्न है। अमाशय में तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है आपके, ठीक है। हड्डियों में देखा जाए तो यहाँ पर कैल्शियम, सभी लोग। सिरका के अंदर में देखा जाए तो एसिटिक एसिड, और दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो बहुत ही आसान प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन सी देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो चैलेंजर गर्त की बात की जाती है, जैसे चैलेंजर डीप, जो चैलेंजर ट्रेंच है, ट्रेंच जो गर्त कही जाती है, ये गर्त बहुत ही फेमस रूप से आती है कि उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर की ये गर्त है। अगर आपको एक चैलेंजर गर्त के बारे में, तो ये मतलब जब भी कभी बात होती थी ये सभी को, तो एक का चार, तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर एक में चार दो दो आ गया, तो एक अपने यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए, हिंद महासागर में, जिसको कहते हैं चागोस कटक, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर डी का 1 आ गया, तो डी का 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ, तो ये दोनों अगर आपको पकड़ में आ गया तो आप इस आधार कर सकते हैं। इस आधार पे देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भाई इंटीलिया, जसप्रीत बुमराह, अब ये संजना गणेश, ये प्रश्न थोड़ा सा हमको समझने में बड़ा वो लगा कि कौन सा कैसे है, लेकिन आप यहाँ पर एक छोटा सा ये तो क्लियर कर सकते हैं कि इंदु मल्होत्रा ये जज रही हैं, और ये महिला क्रिकेट भी हुआ था बाद में भी जज में, लेकिन ये क्रिकेटर से संबंधित तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो इंदु मल्होत्रा ये महिला क्रिकेटर से सुमेलित नहीं है, बाकी सब चीजें आपको देखना पड़ेगा छात्रों। अगला इसमें देख लेते हैं कि मत्स्य पालन की बात की जा रही है, फूलों की खेती, ये तो मतलब ऐसा हिंदी में दे दिए इसको, जैसे एक्वा कल्चर है, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ पे लिखते विटीकल्चर, तो जब उन्होंने ऐसा दे दिया तब तो ये बहुत ही आसान टाइप का दे दिया। मत्स्य है तो मछली हो गया, है ना, फूल है तो फूलों की, रेशम का कीड़ा रेशम हो गया, अंगूर की खेती, मतलब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह गया, चूंकि इसको ये देखिए, इसी से आप लोग जानिए कि प्रश्न हमेशा इंग्लिश में बनते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, तो हिंदी ट्रांसलेटर ने क्या किया, इसका अर्थ का अनर्थ बना दिया, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे ये देता है कि एपीकल्चर, ठीक है ना, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर, तब यहाँ पर थोड़ा सा जटिलता बनती, तो आसान प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस संस्था ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया। तो नया जो ड्रोन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है वो आईआईटी रुड़की ने, भी हाईलाइटेड में आईआईटी रुड़की था, उन्होंने ड्रोन, तो अगर थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह से भी टच में है तो ये सब प्रश्न हो जाते हैं, मतलब ये इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जटिल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाईलाइटेड जो है ये बना हुआ था। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, तो भाई रात के समय क्यों होते हैं कि जब टेम्परेचर से मतलब होता है तापमान, क्योंकि ठंड मतलब वहाँ रेगिस्तान की खासियत क्या है कि गर्मी में जब भी अगर गर्मी पड़ती है तो अत्यधिक गर्मी, और जब ठंडी पड़ती है तो अत्यधिक ठंडी, तो इसीलिए यहाँ पर फूल खिलना, पुष्पित होना कम तापमान द्वारा नियंत्रित हो जाता है। अगला यहाँ पर देते हैं कि अगर पेड़ है तो जड़, जड़ रहेगी तभी पेड़ बन पाएगा। वैसे धुआं अगर कहीं भी रहेगी तो जब तक आग नहीं लगेगी छात्रों वहां धुआं नहीं हो सकता, ठीक है। वो बात अलग है कि ज्यादा मात्रा में हो कम मात्रा हो। कई लोग दिमाग लगाए कि लकड़ी है, चिमनी आती है, भाई लकड़ी, चिमनी, इतिस्बाती सब कुछ रखे रहो लेकिन आग ना लगी रहे तो कहाँ वहां धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो सीधी सी बात है, आग यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर। जुलू की बात की जाएगी तो जुलू जनजातियां, ये तो आप लोग जो है अपने इस पेपर में भी पढ़ते हैं, नाटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में क्वाड समूह, क्वाड समूह, अभी जब क्वाड समूह के अंदर में जब भारत की एंट्री हुई थी तो बड़ा हाईलाइटेड, तो उसमें जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत है ना, उसके बाद में यूएन, ये आपका अमेरिका, तो ये जो देश थे यही बड़े हाईलाइटेड, उसमें कतर नहीं था, ठीक है। तो कई विद्यार्थियों को मैंने देखा कि वो एक बार सही लगा करके और फिर गलत, यही गलत हो जाता है, जब आपको ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता तो दोबारा लगा करके गलत करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि फ्रियान, फ्रियान गैस ये रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक उसमें भरा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। टांका जो बनता है वो टिड लेड से बनता है। रॉकेट जो है ये सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, और वाटर गैस जो है वो आपका हाइड्रोजन कार्बन, यानी एक का 3 नंबर अगर आप देखो, एक का 3 एकदम सीधा सीधा मिल गया, और बी का नंबर ये 4, बी का, हाँ डी का 2 नंबर है, तो डी का 2 नंबर यहाँ पर आ गया, यानी आपका ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो 30 का हो गया। इस तरीके से देखा जाए छात्रों तो आप लोगों ने अभी इस पेपर को देखा, तो इस पेपर में से केवल कुछ ही प्रश्न हैं जो आपको मतलब कह लीजिए कि जो थोड़े से
जैसे मैथ वाला प्रश्न हो गया, ये थोड़ा सा आपको उलझाऊ हो सकता था, ठीक है। मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मान के चलिए, हो सकता है करंट का क्वेश्चन है ना, आपको ध्यान है 55 थे क्या थे, 2 प्रश्न हो गया। इसी तरीके से रीजनिंग का खैर तो आसान था, आप सभी लोग कर सकते थे। यानी मैक्सिमम छात्रों अगर देखा जाए तो 5 ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि इस पूरे पेपर में 4 ही 5 क्वेश्चन टोटल करंट वरेंट ले करके, जिसमें थोड़ा सा मतलब है कि हो सकता है कि मतलब ना आता हो। बाकी सब पेपर पूरा बहुत आसान है, ठीक है। अब ये आसान मैं क्यों कह पा रहा हूँ, जैसे कई विद्यार्थी सोच करके कह रहे हैं सर ऐसा बता रहे हैं जैसे लग रहा है पेपर बहुत आसान है। भाई छात्रों, एक बार अगर आप मन से पूरा जीएस पढ़ लीजिए, और जिस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को 10 बार सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और ये वो, तो कोई भी अगर आप किसी पीसीएस वाले, जो पीसीएस तैयारी करता है, लोअर की तैयारी करता है, उसको ये पेपर दे दीजिए, उसको कहेगा कि सर 25 क्वेश्चन तो हम तुरंत लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये पेपर ऐसा था। अब चूंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ तो पीसीएस वाले बंदे होते नहीं है, चूंकि अब और पीसीएस वाले होते भी हैं तो उनकी इसमें ज्यादा नंबर, उनके नंबर सचमुच में उनके लगभग 25 के आसपास, लेकिन उनकी सब्जेक्ट में उतना स्कोर नहीं होता है छात्रों। तो सब्जेक्ट वाला भी पेपर हम सॉल्व करके आपके साथ उपस्थित होते हैं शाम तक, और तब तक आप इसको मैच करिए। और मैच करने के बाद में जीएस में अगर हमने अंदाजा ये लगा लिया कि लगभग 20 से 25, यानी 20 से 25 के बीच में अगर आपके सही हैं, 20 क्वेश्चन भी सही है, तो आप मतलब अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं। 20 से नीचे पर यहाँ पर आपको मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन अगर आप नहीं सही कर रहे हैं इस पेपर के अंदर में, तो आपको कट ऑफ में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ज्यादा से ज्यादा 18 तक कह सकते हैं, अगर बहुत अच्छा स्कोर हो आपका सब्जेक्ट में तो 18-20 से नीचे तो पे तो कोई भी बात बनेगी नहीं, चाहे जितना आप, क्योंकि पेपर मैंने थोड़ा सा भी एक झलक में देखा तो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। पेपर सोशियो का थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किए हैं। फिलहाल आप मान के चलिए कि यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनने ही बनने चाहिए किसी भी सूरत में, तभी आपकी कॉलिंग हो जाएगी। तो 20 क्वेश्चन अगर यहाँ पर है और वहां पर 90 क्वेश्चन है, ठीक है, तो और 90 क्वेश्चन है तो वहां भी आप मान के चलिए कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन वहां भी बनने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो अगर 50 से 60 बन जाता है तो 50 मतलब हो गया 70, यानी आप लोगों की मेरिट का अभी अनुमान मैं आपसे कर दे रहा हूँ। आप एकदम मान के चलिए कि 70 टू 80 क्वेश्चन की मेरिट, जैसे वो आपका जीआईसी वाला पेपर हुआ था भाई छात्रों, तो उसमें आप लोगों ने देखा नहीं कि बहुत सारे नीचे, यानी वहां पर 50 से 60 मेरिट चली, क्योंकि जीएस का पेपर भी वैसे आ गया और आपका सब्जेक्ट वाला भी एकदम वैसे ही चला गया, तो मेरिट बहुत मतलब जो लो चली गई है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर 50 से 60 ना जा करके यहाँ 70 से 80 मेरिट आपकी जाएगी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन का तो फासला मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए भाई छात्रों, ये सब चीजें हो गई हैं, लेकिन हम अपना पेपर जब सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमारे पास आएंगे डेटा, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से डेटा आप लोग भेजते हैं हमारे पास में कितने इतने सही हैं, तब उसी आधार पर एक एक्चुअल गेस लग पाएगा। तो अभी एक पेपर है, पेपर पे हमने अपनी प्रेडिक्शन व्यक्त कर दी है, आप सभी लोग मैच करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले आंसर की में।